हाँ तो प्यारे बेटा, सभी को जय हिंद। आज हम करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका जो लेसन नंबर 5 है, मांग की लोच। जो लेसन नंबर 5 है, मांग की लोच, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, कोटियां या डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका फाइनल पेपर के लिए। शुरुआत करते हैं बेटा इस प्रश्न की। सबसे पहले क्या है, मांग की लोच की धारणा। अब मांग की लोच की धारणा क्या होती है, देखिए बेटे, आपने मांग का नियम पढ़ा था। मांग का नियम में क्या था, जब अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। यह हमें पता है, ठीक है बेटे। पर मांग की लोच क्या है, कीमत घटती है, मांग तो बढ़ती है, पर किस अनुपात में बढ़ती है, किस एक्सटेंट में बढ़ती है, हमें उसका अध्ययन करना है, ठीक है। ये कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तो किस अनुपात में घटती है, किस एक्सटेंट में घटेगी, तो उस मात्रा का अध्ययन हम किस में करते हैं, मांग की लोच में करते हैं, ठीक है बेटा। तो मांग की लोच क्या है, कहीं ना कहीं 3 फैक्टर्स हैं जो मांग की लोच की धारणा को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, वस्तु की कीमत। दूसरा क्या है, उपभोक्ता की आय। तीसरा क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जो संबंधित वस्तुएं होती हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो मांग की लोच क्या हो गया बेटे, मांग की लोच क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, बात समझ में आ रही है, किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, या परिवर्तन का माप क्या कहलाता है, मांग की लोच कहलाता है, ठीक है बेटा। अब क्या है, जो आपका सिलेबस है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ कीमत लोच की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस में ये वाले पोर्शन नहीं है। तो कीमत लोच की बात करेंगे। तो मांग की कीमत लोच क्या होता है, मांग की कीमत लोच क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है बेटा किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है या माप है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है, उसका जो माप करते हैं वो क्या कहलाता है, मांग की कीमत लोच कहलाता है। देखिए क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू मांग की, माइनस का निशान क्यों है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ईपी क्या है, यहां पे मांग की कीमत लोच है। क्या होती है ये मांग की कीमत लोच, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ओके, डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका माप करना है, वो क्या कहलाता है, मांग की कीमत लोच कहलाता है, ठीक है मेरे बेटे। बात समझ में आई होगी। इसको नीचे से पढ़ते हैं, कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप क्या कहलाता है, मांग की कीमत लोच कहलाता है, ठीक है बेटे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मांग की कीमत लोच की डिग्रीज, श्रेणियां, कोटियां। ये क्या होती हैं बेटे, 5 होती हैं। ये जो डिग्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये 5 होती है। पहला क्या है, पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, डायग्राम के माध्यम समझेंगे। ओ एक्स ओ वाई, यहां पे क्या आपका कीमत ले लीजिए, यहां पे क्या आपकी मांग की मात्रा, ओके। देखिए कीमत ओपी है, कीमत ओपी है,
ओपी कीमत पर ही मांग जीरो भी है, ठीक है ना, कीमत ओपी है, मांग जीरो भी है। मांग मान लीजिए 10 वस्तुओं की है, 20 की है, 30 की है, 40 की है, 50 की है। देखिए जब कीमत ओपी है, ओपी कीमत पर ही अनंत वस्तुओं की मांग की जाती है, ठीक है ना। कीमत अगर हल्की सी थोड़ा सा भी बढ़ जाए, अगर ओपी से ओपी वन हल्की सी भी बढ़ेगी तो मांग घटकर शून्य हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर कीमत हल्की सी भी बढ़ के ओपी से हल्का सा भी बढ़ेगी तो मांग गिरकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कीमत ओपी है, ओपी कीमत पर ही उस वस्तु की अनंत मात्रा की मांग की जाती है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी किसको बोलेंगे? पूर्णतया लोचदार। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? तो पहले क्या थी आपकी पूर्णतः लोचदार मांग? क्या होती है पूर्णतः लोचदार मांग? कब होती है? जब कीमत में हल्का सा परिवर्तन हो जाए, कीमत अगर ओपी से बढ़कर भी हल्का सा भी थोड़ा सा बढ़ेगी तो मांग गिरकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है? ओपी कीमत पर ही किसी वस्तु की अनंत मात्रा की मांग की जाती है। तो यहां पर क्या होता है, मांग पूर्णतः लोचदार हो गया। इसमें क्या होता है, जो डिमांड कर्व है ओएक्स के पैरेलल होता है। डिमांड कर्व क्या होता है? ओएक्स के पैरेलल होता है। ऐसे हमारा पूर्ण प्रगति बाजार में भी होता है। जो डिमांड कर्व होता है ना, एआर कर्व होता है, वो भी ओएक्स के समानांतर होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णतः बिलोचदार मांग। जो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बिलोचदार। पूर्णतः बिलोचदार मांग कब होती है? देखिए डायग्राम के बारे में समझेंगे। ओएक्स है, ओ वाई, यहां पे कीमत है, यहां पे क्या आपका मांग की मात्रा है। ओके, अब देखिए डिमांड कर्व क्या है, ये रहा। ओके, अब देखिए मान लीजिए कीमत जीरो है तब भी मांग ओ क्यू है, कीमत बढ़कर ओपी हुआ मांग ओ क्यू है, कीमत बढ़कर ओपी वन होती है तब भी मांग ओ क्यू, ओपी टू, ओपी थ्री, यानी कीमत घटे या बढ़े, कीमत चाहे घटे या बढ़े, चाहे शून्य हो जाए, वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इक्वल टू जीरो, यानी कि पूर्णतः बिलोचदार मांग। पूर्णतया बिलोचदार की अवस्था है ये, पूर्णतः बिलोचदार मांग है। यहां पे बात समझ में आई? ये आपका दूसरे वाला है। पूर्णतः बिलोचदार कब होता है? जब किसी वस्तु की कीमत के घटने से या बढ़ने से मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मांग की लोच क्या होती है? जीरो के बराबर होती है, जिसको बोलते हैं पूर्णतः बिलोचदार मांग। यानी कीमत के घटने बढ़ने से मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मेरे बेटा तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये तीसरा जो हमारा है इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये किस अवस्था में होती है? देखिए ओएक्स, ये आपका ओ वाई, यहां पे आप कीमत ले लीजिए, यहां पे क्या लेंगे हम लोग? मांग की मात्रा। ठीक है बेटे, अब देखिए कीमत ओपी है, मांग कितनी है आपकी? ओ क्यू। ओके, अब कीमत बढ़कर क्या हो जाती है आपकी? ये कीमत बढ़कर घटा लीजिए, कीमत घटकर ओपी वन हो जाती है, हो गई। कीमत घटी है, ओपी से ओपी वन हो गई, मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक या इकाई लोचदार मांग, इलास्टिसिटी इक्वल टू वन। फिर देखिए कीमत जिस अनुपात में घटी है, पहले कीमत ओपी थी, मांग ओ क्यू थी, कीमत घटकर ओपी से ओपी वन हुआ, मांग बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गया। देखिए कीमत पी वन के बराबर घटी है, उसी अनुपात में मांग बढ़ गई है। यानी कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, चाहे घटती है चाहे बढ़ती है, मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इकाई लोचदार मांग। ऐसी अवस्था में कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जैसे मान लीजिए हम आरंभिक अवस्था में क्या थे, कुल व्यय कितना था हमारा? जैसे मान लीजिए पॉइंट टी ले लीजिए, इसको आर ले लीजिए। देखिए
ओपी, ओपी क्या है? कीमत है। वस्तु की मांग कितनी है? ओ क्यू। ठीक है, तो कुल व्यय कितना हो गया? ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू। फिर देख लीजिए, कीमत ओपी है, मांग की मात्रा ओ क्यू है, तो कुल व्यय कितना होगा? कीमत को मांग की मात्रा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपी मल्टीप्लाई ओ क्यू कर दिया, तो कुल व्यय कितना आ गया आपका? ओ पी टी क्यू। क्लियर है? अब जब कीमत घट के ओपी से ओपी वन होती है, तो अब कुल व्यय पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए कुल व्यय कितना रहेगा? अब कीमत कितनी हो गई? ओपी वन, कुल व्यय कितना बढ़कर हो गया? सॉरी, कुल मांग बढ़कर कितनी हो गई? ओ क्यू वन, ओ क्यू वन, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? ओ पी वन आर क्यू वन, ओ पी वन आर क्यू वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत में उतना परिवर्तन होता जितना उसका कुल व्यय, जो कुल खर्च, जो पहले जितना खर्च था वो समान बना रहता है। कहने का मतलब क्या है? जो कुल व्यय ओपीटी जो पहले था और जो अब वाला कीमत कम होने से कुल व्यय बना है ओ पी वन आर क्यू वन, दोनों क्या है? ये बराबर है। ठीक है ना? तो क्या दिखाता है ये अवस्था दिखाता है इकाई लोचदार, हमने अभी क्या है ना, यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक की पोजीशन है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, मांग की मात्रा में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जो वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय है कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वो समान बना रहता है। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चौथा पॉइंट क्या है? इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग क्या होती है? देखिए इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, देखिए ओ एक्स ओ वाई, यहां पे क्या हमने कीमत ली है, यहां पर क्या है बेटा? मांग की मात्रा। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कीमत क्या है? ओपी है, कीमत क्या है आपकी? ओपी, मांग कितनी मात्रा की रहते हैं? अब ओके ओके, मान लीजिए कीमत घटकर ओपी वन हो जाती है, कीमत घटकर कितनी होगी आपकी? ओपी वन। कीमत घटती तो मांग बढ़ेगी। अब देखिए कीमत घटी है, जो मांग थी ओपी, जब कीमत घटने से जो पहले मांग ओक्यू थी अब बढ़कर कितनी होगी? वो ओक्यू वन हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या शो करता है? ये इकाई से अधिक लोचदार, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन हुआ है। कीमत देखिए बहुत, देखिए पी पी वन के बराबर घटी है पर मांग इससे ज्यादा बढ़ी है क्यू क्यू वन के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये कैसी अवस्था होती है? जब कीमत घटती है या बढ़ती है, कीमत के घटने या बढ़ने से जिस अनुपात में कीमत घटती है बढ़ती है मांग में उससे ज्यादा अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कीमत के घटने या बढ़ने से कुल व्यय में भी ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसे एक ये के ले लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको टी ले लिया। ठीक है, अब देखिए जब कीमत ओपी है, मांग कितनी है? ओ क्यू, तो कुल व्यय कितना होगा? कीमत, देखिए कीमत को, वस्तु की कीमत को उसकी मात्रा से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ओ क्यू से, तो हमारा कुल व्यय आ जाएगा। कुल व्यय किसके बराबर आ जाएगा? ओ पी के क्यू, ओ पी के और ये क्यू। ओके बेटा, अब देखिए कीमत घट गई है, कीमत ओपी से घटकर ओपी वन हो गया। अब कुल व्यय कितना होता है हमारा? ये कीमत ओपी वन कीमत है, मांग की मात्रा कितनी है? ओ क्यू वन, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? ओ पी वन टी क्यू वन, ओ पी वन टी क्यू वन। अब देखिए कहीं ना कहीं कीमत के घटने से जितना हम कुल व्यय करते थे अब पहले के मुकाबले कुल व्यय ज्यादा होता है। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? जो ये ओ पी वन टी क्यू वन है ग्रेटर देन किससे है? ओ पी के क्यू से, यानी कि पहले जो नए वाला कुल व्यय है पहले वाले कुल व्यय से ज्यादा है। इसलिए यहां पर मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक लोचदार।
बात समझ में आ रही है? फिर दोबारा से बताता हूं, इकाई से अधिक लोचदार कब होता है? जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में उससे ज्यादा अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। या कहने का अभिप्राय क्या है कि जो पहले वाला कुल व्यय है, कीमत के घटने से या बढ़ने से कुल व्यय में ज्यादा परिवर्तन होगा। मतलब कीमत घटाई हमने यहाँ पे, कीमत घटने से जो पहले कुल व्यय होता था, कीमत घटी है तो जो कुल व्यय का जो अनुपात है पहले के मुकाबले बढ़ गया है। यानी कि जितना पहले आप व्यय करते थे अब उससे ज्यादा वस्तु पर व्यय करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हो गया बेटे आपका इकाई से अधिक लोचदार। इसके बाद हम बात करेंगे इकाई से कम लोचदार। ठीक है, इकाई से कम लोचदार क्या होता है, पहले इसको डायग्राम के मदद से समझेंगे। OX है, OY है, यहां पर हम लोग कीमत लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं हम लोग, मांग की मात्रा। ठीक है बेटे, अब देखिए कीमत OP है, मांग कितनी है, OQ है। ठीक है, इकाई से कम लोचदार। अब देखिए कीमत OP से घटकर OP1 हो गया। ठीक है, मांग बढ़कर OQ से OQ1 होगी। कीमत घटी है, मांग बढ़ी है। पहले कीमत OP थी, मांग OQ थी, कीमत घटकर OP से OP1 हुई, मांग बढ़कर OQ से OQ1 हो गया। अब देखिए इकाई से कम लोचदार कैसे है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, ये डिमांड कर रहे हैं आपका। इकाई से कम, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है उसके मुकाबले मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन हुआ है। नहीं, कीमत घटी है, मांग तो बढ़ी है, पर जिस अनुपात में कीमत घटी है उस अनुपात में वस्तु की मांग में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इलास्टिसिटी इकाई से कम लोचदार है। ठीक है, अब देखिए कुल वैसे देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे इसको के ले लीजिए, इसको मान लीजिए मैं टी नाम दे देता हूं इस पॉइंट को। जब कीमत ओपी है, मांग की मात्रा ओ क्यू है। जब कीमत ओपी है, मांग की मात्रा कितनी है, ओ क्यू, तो कुल व्यय कितना हो गया आपका, ओ पी के क्यू, ओ पी के क्यू। अब देखिए कीमत घट गई है, अब कीमत कितनी हो गई है, ओपी 1 हो गया है, तो मांग की मात्रा कितनी हो गया, ओ क्यू 1 हो गई है, ओ क्यू 1। ठीक है, तो कुल व्यय कितना हो गया, ओ पी 1 टी क्यू 1, ओ पी 1 टी क्यू 1। ठीक है, इकाई से कम लोचदार कैसे है कि जितना कुल व्यय पहले होता था, पहले कुल व्यय ज्यादा था, पर कीमत घटने से कुल व्यय क्या हो गया आपका, कम हो गया है। कीमत घटी है, कुल व्यय भी पहले के मुकाबले घट गया है, इसलिए मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। देखिए जो ये OP1 TQ1 जो अभी का व्यय है, जो अब कीमत घटने के बाद का व्यय है, वो कम है पिछले वाले व्यय से, छोटा है, लेस देन है OPKQ से। मतलब जो OPKQ से ये एरिया क्या है, छोटा है। ठीक है मेरे बेटा, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार कब होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, मांग में उससे कम मात्रा में परिवर्तन होता है। या ये कह लीजिए अगर जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, जो कुल व्यय है पहले के मुकाबले वो, कीमत घटती है तो कुल व्यय कम हो जाता है, कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए जो कुल व्यय घटा है हमारा कीमत के कम होने से, जितना पहले कुल व्यय होता था, अब का जो कुल व्यय है पहले के मुकाबले क्या है, कम है, ये वाला क्या है, लेस देन है। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे इकाई से कम लोचदार मांग या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ये कीमतें कम होने से कुल व्यय भी कम हो गया है, या कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाएगा, तो ऐसी अवस्था क्या होगी, इकाई से कम लोचदार। ठीक है, उम्मीद है बेटे आपको समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, एक दो बार देखेंगे आपको ये आ जाएगा। धन्यवाद।